हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। दिस इज़ ऋषिका। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले रीज़न है इसके करंट अफेयर्स, जो कि हमारे नवंबर मंथ की है। तो इन्वायरमेंट की आज लास्ट लेसन होने वाली है। आज हमारी सक्सेसफुली इन्वायरमेंट भी कंप्लीट हो जाएगी। दो टॉपिक है, इसे हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। काफ़ी अच्छे से समझाया गया है और ये ज्योग्राफी की बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आपको समझना चाहिए। तो बात करेंगे हम लोग ग्लेशियर लेक्स आउटबर्स्ट फ्लड। तो ये कौन सी फ्लड के बारे में बात कर रहे हैं और इसकी मीनिंग क्या होती है, क्या इससे प्रॉस है, क्या क्रॉन्स है, सब कुछ देखने वाले हैं। एंड ला लीना एल लेनो का कंसेप्ट हम लोग फिर से यहाँ पे देखेंगे। साइंस एंड टेक की फिर लेसन कल हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो इसी तरीके से बने रहिए। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। सो आज 5 जनवरी है, तो आज के लिए आपका जो यहाँ पे विजन है, इसका मेंस टेस्ट सीरीज चल रहा है, उसके लिए GS1 की 3 क्वेश्चन है। इसको ज़रूर लिखने का कोशिश कीजिए। काफ़ी अच्छा आप लोग लिख रहे हो, तो इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए, कोई भी आप लोग को बिट नहीं कर पाएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। यहाँ पे आपका जो ड्रग्स एडिक्शन आज के डेट में इंडिविजुअल को या फिर किसी फैमिली को या फिर हमारे सोसाइटी में जो आज के डेट में देखने को मिल रहा है, इसका क्या इम्पैक्ट है, इसको सबसे पहले हाईलाइट करनी है। ठीक है, यानी कि ड्रग एडिक्शंस का इंडिविजुअल पे, फैमिलीज़ पे, सोसाइटीज़ पे क्या इम्पैक्ट है, इसको हाईलाइट करना है। और इसी के कॉन्टेक्स्ट में आपको डिस्कस भी करना है कि नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग्स डिमांड रिडक्शंस की तरफ से क्या यहाँ पे अप्रोच अडॉप्ट किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ज़रूर लिखने का कोशिश कीजिएगा। सेकंड है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि आप लोग देखते हो कि DPSP में आर्टिकल 44 में इसको रखा गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात की गई है। तो ये मच नीडेड स्टेप्स है इंडिया के लिए कि हम लोग 21st सेंचुरी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इसके लिए इसमें हम लोग को यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। तो ये है क्या, और इसको आपको क्रिटिकली एनालाइज करना है, यानी कि क्यों हमारे इंडिया के लिए ये ज़रूरत है, ये सारी बातों का आप लोग को लिखना है। थर्ड है कि इंडिया में जोग्राफी, आइडेंटिटी एंड सेंस ऑफ डिप्रिवेशंस हैव हिस्टोरिकली कंबाइंड टू ड्राइव रीजनलिज्म। इसको एलेबोरेट करना है, यानी कि इंडिया में आप देखोगे जोग्राफी हो या आइडेंटिटी हो या फिर सेंस ऑफ डिप्रिवेशन हो, इसमें कहीं ना कहीं आप लोग देखोगे कि ये रीजनलिज्म से ही ये कहीं ना कहीं निकल कर आया है। तो इसको आप लोग को थोड़ा सा एलेबोरेट करना है। 150 वर्ड्स में आपको सारे क्वेश्चंस लिखने हैं, 10 मार्क्स में लिखने हैं। और इसमें आप लोग को जो है टोटल 30 मार्क्स के ये एक दिन का आपको पेपर मिलता है, तो ज़रूर लिखने का कोशिश कीजिए। 3 पेपर लिखिए। मैं आपको टाइम भी देने का कोशिश करूँगी कि मुझे ऐसा लगता है कि एक क्वेश्चन आप लोग 10 मिनट्स में कंप्लीट करने का टारगेट रखिए। अभी आप लोग 10 मिनट्स का कंप्लीट करने का टारगेट रखिए, आगे चल कर मैं इसे फिर घटाऊंगी। ना जाने आप लोग कितने घंटों में लिखते हो या फिर कितने मिनट्स में लिखते हो, लेकिन कोशिश कीजिए कि जिन बच्चों को ज़्यादा टाइम लगता है, जैसे 30-40 मिनट अगर आपको लिखते हैं, तो आप इसको टाइम लिमिट करके जो है ना 15 मिनट्स में लिखने का कोशिश करो। और वैसे बच्चे जो कि 20 मिनट्स में आंसर लिख लेते हैं, 15 to 20 मिनट्स, वो बच्चे यहाँ पे जो है अपने टाइम को लिमिट करके 15 मिनट्स में लिखने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अभी आप लोग दोनों स्टूडेंट के लिए, दोनों टाइप के स्टूडेंट के लिए ये एक मैंडेटरी यहाँ पे क्राइटेरिया मैं रख रही हूँ। और हर एक क्वेश्चन का जब आंसर आप लोग लिख के भेजोगे, तो उसके ऊपर आप लोग टाइम मेंशन करना कि ये क्वेश्चंस का आंसर आपने कितने टाइम में लिखा है। ठीक है, अगर आप लोग थोड़ा सर्च भी बीच में करने लगते हो, डेटा आप लोग के पास नहीं है, फैक्ट्स नहीं है, समझ में नहीं आता क्या लिखें, तो सर्च करके भी आप लोग लिखते हो, तो उसमें आप लोग को टाइम मेंशन नहीं करना है। लेकिन अगर किसी क्वेश्चंस को आप लोग प्रॉपरली लिखते हो अपनी तरफ से, आप लोग को सारी चीज़ें पता है, प्रॉपर तरीके से आप लोग इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन को फ्रेम कर लेते हो, तो उसको लिखने में कितना टाइम लगा है, वो टाइम आप लोग आंसर लिखने से पहले उसको ज़रूर मेंशन कीजिएगा। उसके ऊपर भी मैं आपको कमेंट ज़रूर करूँगी। ठीक है, और जो बच्चे यहाँ पे लिखते हैं और उनको लगता है कि कौन एवेलुएट करे और आपके आंसर कैसे लिख रहे हो, ये सारी चीज़ें आपको 30 मार्क्स में से कितने मार्क्स आने चाहिए, तो इसके लिए आप हमारे इनिशिएटिव को ज्वाइन कर सकते हो और उसके लिए आपको यहाँ पे मेल करना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये कल कुछ क्वेश्चन पूछी थी, उसके आंसर आज मैं बता देती हूँ। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स क्या होता है, सेकंड है कि हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी क्या है, और थर्ड यहाँ पे एक फिलिंग द ब्लैंक्स है। तो ये इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी कहा जा रहा है कि हम लोग पूरे वर्ल्ड में 4th लार्जेस्ट हो चुके हैं। 136 गीगावाट आज के डेट में देखने को मिलेगा, जो कि टोटल कैपेसिटी का 36% है। ठीक है, फर्स्ट है कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स का मतलब है कि यहाँ पे जो प्रोड्यूसर्स हैं, उनको यहाँ पे रिबेट देने की बात की जा रही है। और रिबेट को यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है कि कितना प्रोड्यूसर्स जो है ना अपने परसेंटेज का वो सेल करते हैं। इसको कहते हैं, यानी कि जितना प्रोडक्शन हो रहा है उसी में जो है सरकार भी मदद कर रही है। ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो सरकार के द्वारा ज़्यादा सब्सिडी के फॉर्म में यहाँ पे मदद दिया जाता है। हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी है, यानी कि यहाँ पे आप लोग देखो कि रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं, जहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो है 2 या 2 से ज़्यादा अगर इसको कंबाइन कर देंगे तो ये हाइब्रिड हो गया। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी को कंबाइन करके अगर यहाँ पे हम लोग एनर्जी का उत्पादन कर रहे हैं, तो उसको यहाँ पे हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं। तो ये रही इसका क्वेश्चन का आंसर। कल हम लोग यहाँ पे और भी जो इन्वायरमेंट है उससे मैं आज का लेसन कंप्लीट करके पूरा इन्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगा, तब जाकर कल जो है हम लोग इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आइए बढ़ते हैं ग्लेशियल लेक्स आउटबर्स्ट फ्लड। ठीक है,
ये आप लोग समझिए, एक एक करके समझिए। न्यूज़ में क्यों है पहले ये देखिए। रिमोट सेंसिंग डेटा को जब इस्तेमाल किया गया तो रिसर्चर्स जो जर्मनी के थे उनके द्वारा ये देखा गया कि यहाँ पे गया जो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड हो रहा है 2014 का, वो भी कहाँ, तो लद्दाख में हुआ था। यानी कि जो एवोल्यूशन हुआ था गया ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, यानी कि आप लोग देखो कि ग्लेशियर है, ग्लेशियर लेक्स आउटबर्स्ट। आज के डेट में हम लोग क्या देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज कहने का मतलब क्या है कि ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ते जा रही है। ग्लोबल टेम्परेचर जो है पेरिस एग्रीमेंट में ये कहा गया था कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन आज के डेट में आप देखोगे तो इसका जो है आपको डबल देखने को मिलता है, 3 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, इस तरीके की हमारी ग्लोबल टेम्परेचर है। तो जब इतना टेम्परेचर बढ़ेगा तो वाजिब सी बात है कि जो ग्लेशियर है, जो बर्फ़ होते हैं वो पिघलना स्टार्ट होते हैं। तो बर्फ़ पिघलना स्टार्ट होते, बड़े बड़े जो ग्लेशियर है वो पिघलना स्टार्ट हो रहे हैं। जस्ट इमेजिन कि जो हमारा सियाचिन ग्लेशियर है वो पिघल रहा है, वो पिघलेगा, उसके अगल बगल आपको जो है लेक्स वगैरह देखने को मिलते हैं, जैसे पैंगोंग शो भी आप देखते हो। तो ये आप हालांकि ये डिस्टेंस में, बट इमेजिन कीजिए कि ग्लेशियर, यहाँ पे आपका ग्लेशियर है, उसके बगल में पैंगोंग शो है, लेक है ये यहाँ पे। तो जो ग्लेशियर यहाँ पे पिघल रहा है तो इसका पानी कहाँ जाएगा, लेक्स में जाएगा। ठीक है, अब ये लेक्स में क्या होंगे, ऑलरेडी यहाँ पे पानी है और इसमें जो है ये जो बर्फ़ पिघल रहा है ये भी आपका जाएगा ये पानी, तो ये ऐड ऑन हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे लेक में जो है ना फ्लड हो गया। ये लेक्स में जो है फ्लड कहा जा रहा है, ये आउटबर्स्ट हो रहा है, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा जो है यहाँ पे जितनी कैपेसिटी थी पानी को होल्ड करने का, वो कैपेसिटी यहाँ से बाहर निकल गया और इसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे ग्लेशियर लेक्स आउटबर्स्ट फ्लड। समझ गए। अब यहाँ पे एक तो आपका फ्लड आता है, जो बाढ़ आप लोग देखते हो, ज़्यादा पानी होती है, ज़्यादा बारिश होती है तो आपके एरिया में पानी जम जाता है, तो उसको अभी आप लोग फ्लड कहते हो। लेकिन वो फ्लड डिफरेंट है क्योंकि वो रेनफॉल के कारण होती है। ये जो फ्लड है ये डिफरेंट है क्योंकि ये लेक्स में फ्लड हो रही है। और क्यों हो रही है, क्योंकि अगल बगल अगर कोई ग्लेशियर है, वो ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ने के कारण जो है वो पिघल रहे हैं, मेल्ट हो रहे हैं, उसके कारण जो है वो पानी कहाँ जा रहा है, तो लेक में जा रहा है। अब यहाँ पे और देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है। रिसर्चर्स जो है उनके द्वारा ये मेंशन किया गया है कि क्या कारण है ग्लेशियर लेक्स आउटबर्स्ट फ्लड का। तो इसके बारे में अभी तक ज़्यादा कुछ देखा नहीं गया क्योंकि एवलांचे होता है, लैंडस्लाइड होता है। जैसे आप लोग पहाड़ों में देखते हो, जो बद्रीनाथ केदारनाथ वाला रास्ता है, वहाँ पे उत्तराखंड में भी आप देखो कि कई बार लैंडस्लाइड होती है। यानी कि जो पहाड़ है उसमें जो है कुछ कुछ पत्थर जो है टूट टूट के गिरते रहते हैं। वही चीज़ें यही अगर बर्फ़ में होने लगा, ये तो पहाड़ में होता है इसलिए इसको हम लोग लैंडस्लाइड कहते हैं, लेकिन यही चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि बर्फ़ में हो रहा है, ग्लेशियर में अगर यहाँ पे जो है ग्लेशियर की चट्टानें टूट टूट के नीचे गिरती है तो उसको एक स्टैंडर्ड नाम दे दिया गया है एवलांचे। लेकिन काम यहाँ पे सिमिलर होता है, ये आपका माउंटेन में हो रहा है तो इसको लैंडस्लाइड कहेंगे, यही चीज़ अगर आपका जो है ग्लेशियर में होगा तो इसको हम लोग यहाँ पे एवलांचे कहेंगे। तो ये होता है। ओके, तो इट मीन्स कि अभी तक कॉजेज़ जो है ना उतना क्लियर नहीं हुआ है। साथ ही आप लोग देखो कि हाँ, मोराइंस, मोराइंस क्या होता है, मोराइन आपको देखने को मिलेगा कि कचरा, जो भी ग्लेशियर में पाए जाने वाले कचरे होते हैं ना, अनकॉन्सोलिडेटेड डेब्रिस जो होते हैं, उसको मोराइंस कहा जाता है। रिसर्चर्स के द्वारा ये भी नोट किया गया है कि जो आइस कोर का थॉइंग होता है ना, वो एक्सेलरेट करेगा, वो भी फ्यूचर में, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के कारण। अब ये थॉइंग ऑफ आइस कोर क्या होता है, आइए एक फिगर के थ्रू समझते हैं। हाँ, तो इस फिगर में आप समझिए कि थॉइंग क्या होता है। देखिए ये पूरा आइस शीट है, आपको दिख रहा है, ठीक है, ये आइस शीट है। ये जो अलग से आइस शीट है ना, ये भी कभी ना कभी इसी का पार्ट था, यहाँ पे ये जुड़ा हुआ था। लेकिन अचानक से क्या हुआ कि ये जो है क्लाइमेट चेंज के कारण, जब बहुत ज़्यादा एक ही जगह पे आइस पे अगर बहुत ज़्यादा सन की रोशनी पड़ती है और बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, तो क्या होता है ना कि बीचों बीच ये टूट जाता है। और टूट के इस तरीके से आपको देखने को मिला है कि पूरा अलग हो गया। यानी कि एक पार्ट ऑफ आइस शीट जो है ना वो अलग हो गया पूरे ग्रुप ऑफ आइस शीट से। ये पूरा ग्रुप ऑफ आइस शीट से यहाँ से एक आइस शीट ये आपका अलग हो गया। इसको कहते हैं थॉइंग। थॉइंग आपको परमाफ्रॉस्ट में रीजन में भी देखने को मिलता है और ये आइस वाले रीजन में भी आपको देखने को मिलेगा। परमाफ्रॉस्ट में भी यही चीज़ें होती है कि जब जम जाता है 2 साल तक जो है 0 डिग्री सेल्सियस तक जो वहाँ का टेम्परेचर होता है, तब ये थॉइंग होता है, अचानक से जो है ये हट जाएगा। ठीक है, इसको कहते हैं थॉइंग। तो ये चीज़ रिसर्चर्स के द्वारा कहा गया है कि ये जो थॉइंग है, आप लोग देख रहे हो, ये जो आइस कोर का ये जो थॉइंग है ना, ये आगे भी होगा और ज़्यादा तेज़ी से होगा फ्यूचर में, क्योंकि क्लाइमेट चेंज होगी। ज़्यादा से ज़्यादा अगर यहाँ पे आपका क्लाइमेट चेंज होगा यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा, तो और ज़्यादा इस तरीके का थॉइंग देखने को मिलेगा। तो इसलिए अर्जेंट ज़रूरत है कि मल्टीपल मेथड ला कर जो है हम लोग इस तरीके के रिस्क असेसमेंट को बेटर तरीके से करें और अर्ली वार्निंग दे दें।
और रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये भी बताया गया है कि जो बैथीमेट्रिक स्टडीज़ की गई है, बैथीमेट्रिक क्या होता है, यानी कि आपको देखने को मिलेगा कि बैथीमेट्रिक यानी कि नीचे वाला, जैसे ग्लेशियर है ना, तो ग्लेशियर का जो बेस होता है वो भी पानी के अंदर, ग्लेशियर तो आपको देखने को मिलेगा कि पानी के ऊपर होता है, ज़मीन के ऊपर होता है, बट उसका नीचे का भी हिस्सा होता है जो ज़मीन के नीचे और साथ ही साथ पानी के नीचे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे बैथीमेट्रिक क्या होता है कि ज़मीन के नीचे वाला जो एकदम बेस होता है ना, वो आपका ग्लेशियर का, उसको बैथो कहते हैं। तो यहाँ पे बैथीमेट्रिक जो है ये स्टडीज़ किया गया है, जिससे ये एनालिसिस किया गया है कि जो लेक्स का वॉल्यूम है और इसकी डायनेमिक्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि इसके बारे में देखा गया है कि जो वॉल्यूम है वो किस तरीके का है और ये कितना ज़्यादा डायनेमिक है। तो न्यू टेक्नोलॉजी से हम इन सारी चीज़ों को समझ सकते हैं कि मोराइंस की क्या स्टेबिलिटी है और किस तरीके से हम लोग जो है ना लैंड को यूज़ करने का प्लानिंग जो है वो कर सकते हैं। तो यही बातें यहाँ पे रिसर्चर्स के द्वारा कुछ कही गई थी, जिसको आप लोग को मैं यहाँ पे बता दी हूँ। लेकिन अब बेसिक समझिए, जिससे क्वेश्चन अराइज होंगे आपके एग्जाम में, तो वो होंगे कि आपको समझना होगा कि ग्लेशियर लेक्स क्या होते हैं और ये ग्लेशियर लेक्स आउटबर्स्ट फ्लड क्या होते हैं। सबसे पहले ग्लेशियर लेक्स समझने का कोशिश कीजिए। ग्लेशियर लेक्स होते हैं, जैसे अभी जो मैं पिक्चर आपको दिखाई, वो क्या था, वो ग्लेशियर लेक्स था, यानी कि वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आइस है, बहुत बड़े बड़े आइस के शीट है, मोराइंस भी है, आइस में जो पड़े हुए जो कचड़े हैं, अन कंसोलिडेटेड जो कचड़े हैं वो मोराइंस डैम्ड भी है, बेड रॉक डैम्ड भी लेक है। तो इस तरीके के लेक्स आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पे आइस भी है, जहाँ पे आपका मोराइंस है और बेड रॉक डैम्ड है, तो वो सबको यहाँ पे ग्लेशियर लेक्स कहा जाता है। ये फॉर्म कैसे होते हैं, ये फॉर्म होते हैं ना कि ग्लेशियर की जो पानी मेल्ट होते जाते हैं धीरे धीरे, तो उससे आपको इस तरीके का ग्लेशियर लेक्स देखने को मिलेगा। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते जा रहा है, तो ग्लेशियर्स जो है वो पिघलते जा रहे हैं और ग्लेशियर्स जो है ना वो लेक्स जो है और ज़्यादा एक्सपेंड हो रहे हैं, यानी कि और ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, साइज में भी बढ़ते जा रहे हैं और बहुत सारे नंबर्स ऑफ जो लेक्स है वो भी आज के डेट में इंक्रीज़ हो गए हैं। क्योंकि देखिए, आप जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑब्वियस है, आपको अगर नहीं समझ में आ रहा प्रैक्टिकल अगर आप करना चाहते हो, तो आप अपने फ्रिज में से एक जो है ना आइस क्यूब निकाल के लाओ, आइस क्यूब निकाल के लाइए आप लोग, वहाँ पे जो है ना आप उसको हीटर के सामने, ब्लोअर के सामने रख दीजिए। तो आपको देखने को मिलेगा कि या तो वो आइस क्यूब जो है वाटर जैसा धीरे धीरे पिघल के पूरी तरीके से वो पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। आइस क्यूब होगा इतना छोटा, लेकिन जब वो पानी में कन्वर्ट होगा तो वो इससे बड़ा साइज ले लेगा, इतना एक्सपेंड हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी आपको देखने को मिलेगा कि ऐसा भी हो सकता है कि ये आइस क्यूब जो है ना दो भाग में ऐसे बढ़ जाए, यानी कि थॉइंग हो जाए, और ये फिर धीरे धीरे जो है आपको देखने को मिलेगा कि ये अलग इतना पानी लेके इतना पानी में मेल्ट हो गया और ये अलग इतना मेल्ट हो गया। तो इस तरीके से क्या होता है ना कि जब आपका वो आइस में रहता है तो वो आपका जो जगह है वो कम लेता है, लेकिन जब वो पानी में कन्वर्ट हो जाता है तो वो जगह आपका ज़्यादा ले लेता है। तो यही चीज़ें बताई जा रही है कि जो ग्लेशियर लेक्स है वो यहाँ पे नंबर ऑफ लेक्स है, क्योंकि बढ़ते जा रहे हैं, एक एक बर्फ़ जो है वो दो टुकड़े में भी बट गया, तो इससे आपको दो लेक देखने को मिलेगा, और एक बर्फ़ अगर यहाँ पे पिघल गया तो बड़े से लेक्स यहाँ पे बन जाते हैं। तो ये एक्सपेंड भी हो रहे हैं, वॉल्यूम और साइज़ दोनों यहाँ पे बढ़ते जा रहा है। फाइन। अब इसी से समझिए कि ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड होता क्या है। ये सडन रिलीज हो रहा है, यानी कि जो पानी है ना वो सडन रिलीज हो रही है इस तरीके की ग्लेशियर लेक से, बिना इसके कारण जाने हुए, और ये फॉर्मेशन होता है, यानी कि यहाँ पे आपको मोराइन डैम जो ग्लेशियर लेक से इसका फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, और इसी से ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड जो है वो निकल कर आया है। तो इसकी मीनिंग जो मैं स्टार्टिंग में बताई थी ये वही चीज़ है। लेकिन अब यहाँ पे समझते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके कारण ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट जो फ्लड है वो देखने को मिलता है। एक कारण तो मैं आपको क्लाइमेट चेंज बताई हूँ, लेकिन उसके अलावा भी और भी रीज़न है जिसके कारण ये चीज़ें देखने को मिल रही है। सबसे पहला है कि स्लोप मूवमेंट लेक में बहुत ज़्यादा हो रहा है, यानी कि स्लोप मूवमेंट आप देखोगे कि फास्ट स्लोप मूवमेंट देखने को मिल रहा है, एवलेंचेस हो गया, फॉल्स हो गया, स्लाइड हो गया, ये सारी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। सेकंड है कि वाटर इनफ्लो लेक में बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि हेवी रेनफॉल हो रहा है या फिर बहुत तेज़ी से जो है स्लो अगर मेल्ट हो रहा है तो वो कहाँ जाएंगे, वो अगल बगल जो लेक्स है उसी में जाएंगे। साथ ही अर्थक्वेक भी हो रहा है। अर्थक्वेक के कारण क्या हो रहा है कि जो यहाँ पे आपके बड़े बड़े ग्लेशियर है वो बीचों बीच क्रैक हो रहे हैं, क्रैक होकर ये थॉइंग हो जा रहे हैं, अलग हो जा रहे हैं, जिसके कारण भी आपको देखने को मिल रहा है कि लास्टली वो जो है ना पिघल के जो है कहीं ना कहीं आपका जो है लेक में चले जा रहे हैं। साथ ही साथ आप देखो, हाँ, लॉन्ग टर्म डैम डिग्रेडेशन, अगर आप लोग देखो कि सक्सेसिव अगर चेंजेस हो रहा है इंटरनल स्ट्रक्चर में वो भी डैम का, तो इससे बहुत ज़्यादा जो है देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो है ना डैम की जो क्वालिटी है वो ख़राब हो रही है, डैम की क्वालिटी ख़राब हो रही है, और अगल बगल इस तरीके का अगर आपको देखने को मिलता है कि ग्लेशियर है और वो पिघलना स्टार्ट हो रहा है, तो इससे ये समझ में आता है कि डैम जो है ना वो फेलियर हो गया, उसकी वर्किंग अच्छे तरीके से नहीं हो रही है। ब्लैक कार्बन भी एक रिस्पॉन्सिबल है। ब्लैक कार्बन कब होता है, कार्बन होता है उसका आपको 3-4 फॉर्म देखने को मिलेगा, ब्लैक, ब्राउन, ये सारे फॉर्म होते हैं कार्बन के। तो जब आप कोई भी फॉसिल फ्यूल जलाते हो और वो आधा अधूरा जला रह गया, यानी कि अगर आधा अधूरा जला है तो उससे जो है ना बहुत जहरीली गैस निकलती है और बहुत जहरीली कार्बन भी निकलता है, जिसको यहाँ पे ब्लैक कार्बन कहा जाता है।
नेक्स्ट है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़, यानी कि हम जैसे जो ह्यूमन बींग है ना, हम लोग भी ऐसा काम करते हैं जिसके कारण जो है इस तरीके का आउटबर्स्ट फ्लड देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहला मास टूरिज्म है, बर्फ़ में ग्लेशियर में घूमने जाते हैं हम लोग। डेवलपमेंटल इंटरवेंशन होता है, जैसे कि आप लोग देखते हो कि बर्फ़ के बड़े बड़े सिल्ले को काट के वहाँ से आपका टनल बनाया जा रहा है। जैसे आप लोग ये रोहतांग टनल, अटल टनल देख सकते हो, पहाड़ को काट के बनाया गया है, लेकिन जब बर्फ़बारी होती है, जैसे अभी का सीज़न आप देखो कि जम्मू एंड कश्मीर में पूरी तरीके से वो बर्फ़ से पूरा ढका हुआ है। तो इस समय क्या होता है कि ट्रांसपोर्टेशन जो है वो आपका रुक जाता है, बहुत सारे नेशनल हाईवेज़ को बंद करना पड़ता है। तो इसी चीज़ से क्या होती है ना कि जो सामान की जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वो बहुत ज़्यादा जो है रुक जाता है, और जो टूरिज्म होते हैं वो भी फंसे रह जाते हैं लंबे समय तक। तो ये सारी चीज़ें ना हो, इसके लिए यहाँ पे रोहतांग टनल बनाया गया है, जिससे कि आप लोग देखोगे कि 6 महीने जो बर्फ़बारी होती है, स्नोफॉल होता है, उसमें भी जो है ट्रांसपोर्टेशन अवरुद्ध ना हो। तो इस तरीके का डेवलपमेंटल इंटरवेंशन होता है, कहीं पे रोड बनाया जाता है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी होते हैं, और कुछ स्लैश एंड बर्न का भी यहाँ पे आपका प्रैक्टिस होता है। यानी कि कुछ जगह आप देखोगे कि हम लोग जो है यहाँ पे एग्रीकल्चर करते हैं, और एग्रीकल्चर कुछ महीने खेती करते हैं, 6 महीने अगर मान लीजिए खरीफ क्रॉप उगाए हैं, तो खरीफ क्रॉप के हार्वेस्ट होने के बाद ये जगह को छोड़ देते हैं, और यहाँ पे जो उनके जो भी बाई प्रोडक्ट बचते हैं उसको यहीं पे जलाकर जो है ना छोड़ के चले जाते हैं, फिर दूसरे खेती में यहाँ पे काम करते हैं और इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो ये सारा कुछ ऐसा रीज़न है जिसके कारण हम लोग को देखने को मिलता है कि ये ग्लेशियर लेक्स आउटबर्स्ट फ्लड जो है वो होती है। तो फैक्टर याद रखिएगा, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या होता है ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे बड़ी इम्पैक्ट होती है सोसाइटल इम्पैक्ट, यानी कि इस तरीके से सर्टेन और इंटेंस अगर फ्लडिंग हो जाए तो इससे क्या होगा कि जो हमारी प्रॉपर्टी है, जो चाहे वो पब्लिक प्रॉपर्टी हो, प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बहुत ज़्यादा जो है बर्बाद होते हैं, बहुत नंबर ऑफ डेथ्स भी हो जाते हैं। साथ ही ओशन सर्कुलेशंस में भी इम्पैक्ट होता है, क्लाइमेट में भी इम्पैक्ट होता है। एक्सट्रीमली लार्ज अमाउंट ऑफ जो कोल्ड फ्रेश वाटर अगर हम लोग ओशन में देखें तो इससे क्या होता है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना कोल्ड अगर ठंडी फ्रेश वाटर अगर ओशन में मिलते रहा ना, तो इससे जो सरफेस लेयर में जो सैलिनिटी होती है, नमक की मात्रा होती है ओशन में, वो कम होने लगती है, और जिसके कारण ओशन सर्कुलेशन आप लोग पढ़े होंगे कि हमारे जो पूरे वर्ल्ड में 5 तरीके के ओशन हैं, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, सदर्न ओशन, आर्कटिक ओशन। तो ये सारे ओशन में जो एक तरीके का आपको इस तरीके से सर्कुलेशन देखने को मिलेगा। तो ये सर्कुलेशन जो है कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है, अल्टर हो जाता है, अगर इस तरीके से ठंडे पानी जो है लगातार ओशन में मिलते रहे। तो क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे आप देखो कि जो सरफेस में ओशन का जो ऊपर वाला सतह होता है उसमें नमक की मात्रा होती है, लेकिन अगर उसी में आपको सर्टेन आप ठंडे पानी मिला दो तो उसमें नमक की मात्रा खत्म हो जाती है, क्योंकि वो स्कैटर हो जाता है, और इसी के कारण जो एक पैटर्न है ओशन सर्कुलेशन का वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजिकल इम्पैक्ट भी है। अगर इसमें हम लोग देखें तो काफ़ी पोटेंशियल होता है, यानी कि इस तरीके का जो आउटबर्स्ट फ्लड होता है इसमें काफ़ी पोटेंशियल होता है कि हमारा जो इरोजन एक्यूमुलेशन इंटरेक्शन है वो यहाँ पे इन्फ्लुएंस होता है, और इससे सेडिमेंट डायनेमिक्स भी होते हैं, जैसे कि बैंक हो गया या फिर डेप्थ इरोजन हो गया, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। यानी कि इरोजन एक्टिविटी बढ़ जाता है, जिससे कि आप देखोगे कि इरोजन कहने का क्या मतलब होता है। इरोजन कहने का मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट, सामान जो है एक जगह से दूसरी जगह चला गया, लेकिन अपने आप नहीं गया, विद द हेल्प ऑफ एजेंट लाइक वाटर, एयर और सम इंसेक्ट्स, ये सारी चीज़ों की मदद से जो है इरोजन होती है। तो इरोजन भी होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप देखो कि इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा जो है इसका आपको बड़े पैमाने पे देखने को मिलेगा। बट इस तरीके की जो है ग्लेशियर लेक्स आउटबर्स्ट फ्लड ये पहली बार तो हो नहीं रहा, इससे पहले भी देखने को मिला था, तो इसलिए सरकार काफ़ी अलर्ट होती है और इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे स्टेप्स भी ली है। तो क्या क्या स्टेप्स ली है ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले इसरो, जो हमारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके द्वारा यहाँ पे जो ग्लेशियर लेक है उनको मॉनिटर किया जाता है, और जो हिमालय रीजन में जैसे कि इंडस रिवर बेसिन में आप देखते हो कि जितनी भी वाटर बॉडीज़ है उसको यहाँ पे मॉनिटर किया जाता है। सेकंड थिंग है कि एनडीएमए, जो हमारे यहाँ का नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उनके द्वारा काफ़ी गाइडलाइंस भी बनाया गया है कि कैसे यहाँ पे ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड को यहाँ पे मैनेज करें। तो सबसे पहला क्या है कि उनके द्वारा यहाँ पे मैपिंग किया गया है कि कितना हैज़ार्ड है, कितना रिस्क है, यानी कि इस तरीके का अगर ग्लेशियर लेक्स आउटबर्स्ट फ्लड होता है तो इस तरीके के बाढ़ से कितना नुकसान है। जैसे आप आम तरीके का बाढ़ देखते हो, अगर हेवी रेनफॉल हो जाता है 2-3 दिन तक, तो कुछ किसी एरिया में अगर होता है तो वहाँ पे जो है बाढ़ वाली स्थिति बन जाती है, लेकिन इस तरीके की बाढ़ वाली स्थिति में कितना हैज़ार्ड है, कितना यहाँ पे नुकसान है, इसको पहले एनालाइज किया गया। साथ ही साथ जितना भी नुकसान है, जितना भी रिस्क है, उसको कम करने का कोशिश किया जाएगा, और यहाँ पे जितना भी रिस्क है उसको पहले मॉनिटर किया जाएगा। साथ ही अवेयरनेस और प्रिपेयर्डनेस भी है, यानी कि अवेयरनेस बढ़ाना है, लोगों में इस तरीके की जो है अवेयरनेस होनी चाहिए कि यहाँ पे क्या करना चाहिए। अगर इस तरीके का सडन आउटबर्स्ट होता है तो उनको क्या एक क्विक प्रोसीजर अपनाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अगर अगल बगल रहने वाले लोगों को पता होगा ना, तो बेटर तरीके से यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाया जा सकता है। साथ ही कैपेसिटी डेवलपमेंट भी करनी है, यानी कि अच्छा खासा एक सक्सेसफुल और सस्टेनेबल इम्प्लीमेंटेशन करना है, इसमें जो भी रिस्क फैक्टर निकल कर आते हैं।
डिजास्टर रिस्पांस भी करना है, यानी कि वेल इस्टेब्लिश्ड यहाँ पे डिजास्टर रिस्पांस प्रोसीजर होना चाहिए और हर एक लेवल पे होना चाहिए, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो, स्टेट लेवल पे हो और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, कम्युनिटी लेवल पे हो, तो हर एक लेवल पे होना चाहिए। रिसर्च और डेवलपमेंट हो, यानी कि रिपीटिंग यहाँ पे मॉनिटरिंग करनी चाहिए और एक स्पेस बॉर्न और टेरेस्ट्रियल जो टेक्नोलॉजी है इसकी हमें ज़रूरत होगी कि हम इसको अच्छे तरीके से यहाँ पे देखें, यानी कि रिसर्च और डेवलपमेंट करें। एक्शन प्लान और इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए, यानी कि एक अच्छा खासा एजेंडा होना चाहिए और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी एक बेटर तरीके का प्लान होना चाहिए। तो ये सारा जो है स्टेप्स लिया गया है किसके द्वारा, एनडीएमए के द्वारा, यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा इतना यहाँ पे स्टेप्स लिया गया। साथ ही आप देखोगे कि सिक्किम में, क्योंकि आप देखते हो कि सिक्किम जो है ना उसमें बर्फ़ की रीज़न बहुत ज़्यादा है, तो सिक्किम में एक लेक मॉनिटरिंग और इन्फॉर्मेशन सिस्टम को इंस्टॉल किया गया है, यानी कि वाटर लेवल सेंसर है। इस तरीके का अगर पानी है ना तो पानी में इस तरीके का आपका सेंसर लगाया जाता है और एक लेवल दे दिया जाता है, रेड लेवल दिया जाता है। अगर पानी की लेवल यहाँ बढ़ रही है और इस जहाँ तक मार्जिन रखा गया है अगर वहाँ तक पहुँच जाता है ना, तो यहाँ पे अपने आप जो है एक सिग्नल मिल जाता है कि हाँ ठीक है ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, अब इसको किस तरीके से यहाँ पे टैकल करना है। तो ये कहाँ लगाया गया है, ये आपको देखने को मिलेगा लोनाक लेक में लगाया गया है। ये जो सेंसर है ना, ये वाटर लेवल जो लेक्स में होता है मतलब कि उस लेक में कितना वाटर लेवल है इसको ये दर्शाता है। साथ ही हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन पाइप्स भी है जो कि इंस्टॉल किया गया है, जिसमें कि आप देखोगे ये ग्लेशियर लेक से जो है ये वाटर आपका सिफॉन ऑफ वाटर फ्रॉम द ग्लेशियर लेक। इट मीन्स कि एक हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन पाइप्स लगा हुआ है, जिससे कि जो वाटर है ना ग्लेशियर लेक से जो वाटर आता है वो ग्लेशियर में जाता है, यानी कि सॉरी जो ग्लेशियर का जो वाटर आता है जो ग्लेशियर में जाता है ना, तो सॉरी ओह गॉड, जो ग्लेशियर से वाटर आता है जो लेक में जाता है ना, तो उसको यहाँ से बाहर निकाला जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग ने देखा यहाँ पे ग्लेशियर लेक्स आउटबर्स्ट फ्लड। तो पहले आपने समझा कि ये न्यूज़ में क्यों था इस बार और यहाँ पे साइंटिस्ट के द्वारा क्या क्या बातें कही जा रही है। ग्लेशियर लेक्स और ग्लेशियर लेक्स आउटबर्स्ट फ्लड ये होती क्या है इसे समझे, क्या क्या फैक्टर्स है जिसके कारण ये होता है और इसका क्या इम्पैक्ट है, क्या क्या सरकार के द्वारा हमारे स्टेप्स लिए गए हैं। मेनली आपको स्टेप्स में याद रखना कि इसरो के द्वारा मैपिंग की गई है एंड सेकंड वन की नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस दिए गए हैं। और सिक्किम का आप एग्जांपल भली भांति दे सकते हो कि सिक्किम में किस तरीके से यहाँ पे HDPE हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन पाइप्स को लगाया गया है जो कि पानी को यहाँ पे बाहर निकालते हैं। अब आते हैं एक लास्ट हम लोग अपने टॉपिक पे जो कि है ला नीना। अब रिसेंटली हुआ क्या, WMO जो कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इनके द्वारा ये अनाउंस किया गया कि ला नीना का जो इफेक्ट देखने को मिलेगा ये अराइव हो रहा है कहाँ, सेंट्रल और ईस्टर्न इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन में, और एक डिकेड के बाद यानी कि 10 साल के एब्सेंस के बाद जो है ये ला नीना का इफेक्ट देखने को मिल रहा है। और सबसे पहले ये आप इसका लोकेशन समझिए, सेंट्रल और ईस्टर्न इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन उसमें भी आपका सेंट्रल और ईस्टर्न, ठीक है। तो इस फिगर में ही आप लोग देखिए यहाँ पे दिया गया है, ये पैसिफिक ओशन है, यहाँ पे एशिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है। तो ये हमारा पैसिफिक ओशन हो गया, यहीं पे आपको ईस्टर्न और सेंट्रल पैसिफिक ओशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप भी देखने को मिला है कि ला नीना का कंसेप्ट देखने को मिल रहा है। तो ला नीना जो 2020 का है ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये मॉडरेट टू स्ट्रॉन्ग रहेगा और ये 2021 तक भी आगे बढ़ेगा। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में यहाँ पे जो है बिलो एवरेज रेनफॉल देखने को मिलेगा। ईस्ट और सेंट्रल अफ्रीका जो है वो यूजुअल कंडीशन से भी सूखा रहेगा, क्योंकि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि अफ्रीका वाले रीजन में जो है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या आपको देखने को मिलता है, ये तो एशिया है, तो यहाँ पे इंडिया है, ये इंडिया है, इंडिया के नीचे ये आपका इंडियन ओशन देखने को मिलेगा। उसके और इधर आप जाओगे तब आपको जो है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट देखने को मिलेगा। तो ये बिलो एवरेज रेनफॉल ही रहेगा, तो अफ्रीका वाले रीजन में बताया जा रहा है। देखिए ला नीना और एल नीनो के बारे में अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में कहूँ तो इसको पहले ये दिमाग में आप लोग फिट कर लीजिए कि जब भी एल नीनो का इफेक्ट आप लोग पढ़ोगे तो ये समझ लेना कि इससे जो इम्पैक्ट होता है वो ड्राउट निकल कर आता है, यानी कि सूखा हो जाता है। वहीं अगर ला नीना के बारे में बात करें तो इससे बारिश बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि फ्लड आने की संभावना होती है। तो यानी कि ला नीना का कंसेप्ट देखने को मिल रहा है, इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है, यानी कि सेंट्रल और ईस्टर्न इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन में जो है बारिश बहुत तेज होने वाली है। तो अगर इस रीजन में बारिश बहुत ज़्यादा होने वाली है तो आप लोग समझ जाओ कि इसके पीछे जो यहाँ पे अफ्रीका वाला रीजन है वहाँ पे बारिश नहीं होने वाली है। WMO के द्वारा यहाँ पे वेदर मॉडल फॉरकास्ट किया गया है जो कि यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया के लिए, ये आप लोग देखो कि ये साउथ ईस्ट एशिया है, तो यहाँ पे जो है एवरेज रेनफॉल रहेगा, यानी कि जो एवरेज रेनफॉल रहता है उससे भी ऊपर रहेगा। लेकिन कुछ पैसिफिक आइलैंड्स और कुछ नर्दर्न रीजन ऑफ साउथ अफ्रीका है जहाँ पे भी आपको
एवरेज रेनफॉल से भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। इससे क्या है ना कि 2 से 3 डिग्री सेल्सियस जो है वो ठंडा देखने को मिलेगा सी सरफेस टेम्परेचर का, तो ये ठंड रहेगा। साथ ही साथ जो है ये आप लोग देखो कि ये आज की डेट में जो है 2020 में तो प्रिवेंट नहीं था, बट इसको माना जाता है कि वन ऑफ द वार्मेस्ट ईयर रहा है रिकॉर्ड में। साथ ही 2016 से 20 के बीच में अगर हम लोग देखें तो ये माना जाता है कि वार्मेस्ट 5 ईयर पीरियड रहा है। तो इस तरीके का तो आप लोग हमेशा देखोगे। अभी की जो ठंड पड़ रही है उसमें आप लोग न्यूज़ में देखोगे तो पिछले 15 साल का रिकॉर्ड टूट गया, फिर 2021 का ठंड आएगा तो वो बोलेंगे कि लास्ट 15 ईयर्स का रिकॉर्ड टूट गया। तो ये हर साल ऐसे बोलते हैं, ऐसा कुछ नया नहीं है। एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन भी एक कॉन्सेप्ट है, ये समझने की कोशिश कीजिए। एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन क्या है? तो एल नीनो और ला नीना जो है वो यहाँ पे अपोजिट फेज में होते हैं। एल नीनो में क्या होता है कि यहाँ पे कोल्ड फेज होता है एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन का, सॉरी ला नीना में क्या होता है कि ये आपका जो है कोल्ड फेज होता है एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन का, और एल नीनो जो है वो वार्म फेज होता है। तो सबसे पहले यही ध्यान रखना है आपको। एल नीनो में क्या होता है कि बारिश बहुत कम होती है, ला नीना में क्या होता है कि बारिश बहुत ज़्यादा होती है। एल नीनो जो सदर्न ऑसिलेशन साइकिल है, इसका मतलब है कि टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन देखने का मतलब होता है। यानी कि सदर्न ऑसिलेशन है, फ्लक्चुएशन कभी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, कभी कभी बहुत कम देखने को मिलेगा। और कहाँ की ये टेम्परेचर आपको बताती है? तो एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन जो है ये ईस्टर्न सेंट्रल इक्वेटोरियल पैसिफिक का यहाँ पे टेम्परेचर बता रही है, जिसमें कि ओशन में और एटमॉस्फेयर में जो है टेम्परेचर डिफरेंस देखने को मिल रहा है। साथ ही ये जो इम्पैक्ट है सी सरफेस टेम्परेचर का, तो एल नीनो ये जो सदर्न ऑसिलेशन है इसका इम्पैक्ट हम लोग रेनफॉल में देखते हैं, टेम्परेचर में देखते हैं और विंड पैटर्न में देखते हैं। तो ये ऑल ओवर द वर्ल्ड में इसका जो है इम्पैक्ट देखने को मिलता है। ला नीनो और एल नीनो जो है यूजुअली आप देखो तो 9 और 12 मंथ्स के बिटवीन में ये रहता है, ठीक है, 9 और 12 मंथ्स में। वहीं अगर इनकी फ्रीक्वेंसी देखें तो ये इरेगुलर है, यानी ऐसा नहीं है कि इस साल हुआ 2021 में हुआ तो अगले 3 साल के बाद आएगा, अगले 5 साल के बाद आएगा, ये डिफाइन नहीं है। ये कभी भी आता है, क्योंकि आप देखते हो कि अभी 10 साल का इंटरवल में ये आ रहा है। तो ये आप लोग देखो कि मेनली जो डिफरेंस देखने को मिलता है एल नीनो और ला नीना में, वो 2 से लेकर 7 साल का जो है एक स्टैंडर्ड डिफरेंस कहा जा रहा है। ये एक्यूरेट नहीं है, एक स्टैंडर्ड है, ठीक है, 2 से 7 साल के बीच में। जैसे 2021 में अगर हम लोग ला नीना का इफेक्ट देख रहे हैं तो इट मीन्स है कि 2 साल मान लीजिए कि 2023 में मे बी एल नीनो आ जाए, या फिर 7 साल के बाद 2026 में जो है या 2027 में आप लोग देखो कि एल नीनो आ जाए। तो इस साल इस तरीके का पैटर्न देखने को मिलता है। टिपिकली एल नीनो जो है ना वो मोर फ्रिक्वेंट होता है ला नीना के, क्योंकि हम लोग कई बार 2 साल से मैं यहाँ पे करंट अफेयर्स पढ़ा रही हूँ विजन आइज के, तो मैं हमेशा आपको एल नीनो का इफेक्ट दिखाती हूँ। एल नीनो कहने का मतलब क्या होता है कि बारिश कम, और हम लोग इस चीज़ को हिस्ट्री में भी पढ़े कि कई बार कंटिन्यूस देखने को मिला है कि 2-3 साल बारिश नहीं हुई, जिसके कारण फसल अच्छे नहीं हुए, जिसके कारण हमारे कंट्री के जो पीजेंट वगैरह थे उनकी स्थिति बहुत ख़राब हो गई। और यही रीज़न था कि ब्रिटिशर्स इसका फ़ायदा उठाते हुए हमारे यहाँ के किसान और मज़दूरों को जो है बाहर भेज दिए थे। तो ये रीज़न हम लोग जो है पहले भी देखते आ रहे हैं, हिस्ट्री में भी देखते आ रहे हैं, अभी भी ऐसे ही होता है। नॉर्मल ईयर में क्या होता है? नॉर्मल ईयर में आप देखोगे ईस्टर्ली विंड है जो कि यहाँ पे इक्वेटर में है, और ये गर्म हवा को जो है वेस्टवर्ड भेजती है। देखिए नॉर्मल कंडीशन में जो है ये गर्म हवा कहाँ जा रहा है? वेस्टवर्ड जा रहा है। ये इक्वेटर है, बीचों बीच जा रहा है, और ये आपका जो है वेस्टवर्ड जा रहा है। ये गर्म हवा को कहाँ भेजती है? ये वेस्टवर्ड, मतलब कि वेस्ट के डायरेक्शन में भेजती है। ये गर्म वाटर जो है ना ये ओशन के सरफेस में, और ये कहाँ से कहाँ ब्लो होता है? तो ये साउथ अमेरिका से इंडोनेशिया में जाता है, क्योंकि वेस्ट के साइड में ये गर्म हवा जा रहा है। तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे जो आपका सरफेस टेम्परेचर होगा ओशन में वो भी गर्म होगा। तो ये कैसे घूमेगा? ये साउथ अमेरिका से लेकर जो है इंडोनेशिया यहाँ पे कोई आइलैंड है, इंडोनेशिया में ये इस तरीके से वेस्ट की तरफ मूव करता है। वहीं अगर हम लोग ला नीना के कंडीशन में देखें तो ला नीना जो है यूजुअली कूलिंग है होता है, ये सी सरफेस टेम्परेचर जो है इसमें कूल हो जाता है। और ला नीना के केस में आप देखोगे तो ईस्टर्ली विंड जो है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, और इसके कारण जो इक्वेटर के अगल बगल जो पानी होती है ना वो थोड़ा नॉर्मल से भी ठंडी रहती है। यानी कि आप लोग यहाँ पे ला नीना के कंडीशन में आप अगेन देखो, इसको कंपेयर करो नॉर्मल ला नीना और एल नीनो, फिगर से आप अच्छे तरीके से समझ सकते हो। ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका यहाँ पे गर्म हवा है जो कि वेस्टवर्ड मूव कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखो कि ला नीना के केस में क्या होगा कि ये गर्म हवा है, ये भी आपका वेस्टवर्ड मूव कर रहा है, लेकिन ये आपका जो है यहाँ पे इक्वेटर के अगल बगल जो पानी है ना वो नॉर्मल टेम्परेचर से भी जो है थोड़ी ठंडी रहती है। लेकिन वही अगर हम लोग एल नीनो के केस में देखें
तो एल नीनो में क्या होता है कि यहाँ पे आप लोग देखो कि सी सरफेस टेम्परेचर जो है ये गर्म हो जाता है, और एल नीनो में जो स्टर्डी विंड है ना ये यहाँ पे वीकर होता है, यानी कि बहुत कमज़ोर होता है। तो एल नीनो का भी डायग्राम आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है आपका सी सरफेस टेम्परेचर जो है ये गर्म होता है, और इसकी डायरेक्शन जो होती है वो ईस्ट वार्ड होती है। तो ये ध्यान रखिएगा, पहले जो है एल ला नीना में वेस्ट वार्ड होता है, और इसकी जो वार्म करंट की वार्म वाटर की जो फ्लो होती है वो यहाँ पे ईस्ट वार्ड होती है, और यहाँ पे जो आपका सी सरफेस टेम्परेचर है वो यहाँ पे ज़्यादा होता है, ठीक है, वार्मर होता है। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए कि एल नीनो में जो सी सरफेस टेम्परेचर है वो गर्म होता है, ला नीना में जो सी सरफेस टेम्परेचर है वो ठंडा होता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से आपका डिफ्रेंशिएट कर दिया गया है फर्दर आपके क्लियरिटी के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये ला नीना है, ये एल नीनो है। तो अगर सी सरफेस टेम्परेचर हम लोग सेंट्रल और ईस्ट सेंट्रल इक्वेटोरियल पैसिफिक में देखें तो यहाँ पे क्या होता है, ला नीना में हमने क्या देखा कि कोल्ड फेज होता है, यहाँ पे ठंडे होते हैं, और एल नीनो में हम लोग ने क्या देखा कि गर्म फेज होता है। साथ ही अपवेलिंग की बात करें जो ऊपर उठता है तो ये आपका जो है और इन्हेंस होता है, और ये कम होता है, रिड्यूस होता है। ट्रेड विंड अगर हम लोग यहाँ पे पैसिफिक में देखें तो ये स्ट्रॉन्गर होता है, ला नीना की जो ट्रेड विंड है वो स्ट्रॉन्गर होती है, लेकिन एल नीनो की ट्रेड विंड वीक होती है। इंडियन मानसून आप देखोगे कि बेटर देन नॉर्मल मानसून होता है इंडिया में, यानी कि ला नीना आता है तो यानी कि पानी बहुत ज़्यादा, बारिश बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन वही अगर एल नीनो का इफेक्ट देखने को मिलता है तो इससे क्या होता है कि इंडियन मानसून जो है कमज़ोर हो जाता है। ये कहने का मतलब है कि यहाँ पे आपका ड्रॉट वाली कंडीशन आ जाती है, यानी कि सूखा वाली कंडीशन, ठीक है। फ्रीक्वेंसी अगर ऑकरेंस का देखें तो ला नीना बहुत कम होता है, लेकिन एल नीनो की इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलती है। अब ला नीना के इम्पैक्ट आप समझिए कि ला नीना अगर होता है तो इससे क्या होता है। ला नीना हुआ यानी कि बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होगी, बाढ़ आ गया, बाढ़ आ गया यानी कि आपका जो फूड प्रोडक्शन है उसके ऊपर इम्पैक्ट होता है। यानी कि आप लोग देखो कि अगर फसल बर्बाद हो जाते तो मे भी ऐसा होता है कि मार्केट में जो फसल है उसकी तो सप्लाई कम हो जाती है, सप्लाई कम हो गई तो प्राइस ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इससे जो है ना लोगों की थाली से वो अनाज गायब हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। फिशिंग इंडस्ट्री थोड़ी परेशान हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा पानी भर जाने से जो है जो फिशिंग इंडस्ट्री है उनको दिक्कत देखने को मिलता है, और सबसे ज़्यादा इसका इम्पैक्ट जो है वेस्टर्न साउथ अमेरिका में देखने को मिल रहा है। साथ ही वाटर सप्लाई की अगर बात करें तो रेनफॉल जो है वो समर मानसून के साथ जो है साउथ ईस्ट एशिया में देखने को मिलता है, जिसके कारण जो है ना ये नॉर्मल से भी ज़्यादा होता है, रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है इस केस में। तो ला नीना के कारण जो है ना आप लोग देखो कि हेवी और बेटर मानसून रेन होता है इंडिया में, और हेवी फ्लड कहाँ आ जाता है, तो फ्लड वाली सिचुएशन जो है वो हमारा ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है। वहीं अगर हम लोग सूखा देखें तो सूखा वाला सिचुएशन कहाँ देखने को मिलता है, तो वो पेरू और इक्वेडोर में। पेरू और इक्वेडोर आपका जो है साउथ अमेरिका वाला ये कंट्री है। कोल्डर विंटर आपको देखने को मिलेगा, यानी कि अगर ला नीना का इफेक्ट है तो यानी कि विंटर सीजन में बहुत ज़्यादा जो है ठंड देखने को मिलती है। तो ला नीना जब होता है तो टेम्परेचर जो नदर्न पार्ट ऑफ कंट्री में आप देखोगे तो वो बहुत कम होता है, तो इस सिचुएशन में जो है विंटर बहुत ठंडी हो जाती है। तो ला नीना से क्या होता है कि साउथ वेस्ट जो इंडियन ओशन ट्रॉपिकल साइक्लोन सीजन है ये कहीं ना कहीं अफेक्ट होता है, और इसके कारण इसकी इंटेंसिटी भी अफेक्ट होती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे हम एक बार इस मैप में देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हो जिससे कि आप बेटर समझ सको कि ट्रेड विंड की डायरेक्शन क्या होती है। एल नीनो में जिसमें कि ड्रॉट आने की संभावना होती है इंडिया में, तो इस समय आप देखोगे तो ट्रेड विंड का डायरेक्शन जो है वो यहाँ पे ईस्ट वार्ड होता है, ठीक है। वहीं अगर हम लोग ला नीना में देखें तो ला नीना में जो है बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे ट्रेड विंड की डायरेक्शन जो है वो आपका वेस्टर्न होता है। तो इंडिया की तरफ अगर ट्रेड विंड देखने को मिलेगा तो यानी कि यहाँ पे बारिश भी बहुत ज़्यादा होगी इंडिया में, लेकिन इंडिया से दूर अगर ट्रेड विंड होगा तो यहाँ पे बारिश बहुत कम देखने को मिलेगा इंडिया में। और बारिश इस समय बहुत ज़्यादा जहाँ कहाँ पे होगा, तो ये साउथ अमेरिका वाला रीजन में एल नीनो में, यानी कि इंडिया में ड्रॉट होता है तो पेरू वाला रीजन, यहाँ पे आपको इक्वेडोर और पेरू देखने को मिलेगा, तो यहाँ वाले रीजन में बहुत बारिश होती है। वही ला नीना आ रहा है तो इट मीन्स कि आपको देखने को मिलेगा कि ला नीना का कॉन्सेप्ट अगर आ रहा है तो इंडिया में बारिश बहुत होगी, इस रीजन में इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में बारिश बहुत होगी, फ्लड वाली सिचुएशन भी देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे पेरू इक्वेडोर में जो है आपको ड्रॉट वाली सिचुएशन देखने को मिलती है। तो इस तरीके से आप लोग अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आपका कॉन्सेप्ट है। तो आज के लिए बस इतनी ही, इन्वायरमेंट हमारी कंप्लीट हो गई है, कल हम लोग साइंस एंड टेक स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप लोग को इस तरीके से लेसन अच्छी लगती है तो लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स में ज़रूर इस सारे लेसन को आप लोग शेयर किया कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस तरीके के लेसन यहाँ पे पहुँच सके, ठीक है। तो आज के लिए बस इतनी, मिलते हैं कल। थैंक यू।